हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आपकी बुक चल रही है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। आपका जेनेटिक्स का जो पोर्शन है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। उसमें आपका जो टॉपिक था क्या था, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। तो लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था सेल साइकिल को, सेल साइकिल किस तरीके से अपना वर्क करती है, किस तरीके से फंक्शन करती है। तो उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, इंटरफेस को हमने डिस्कस किया था। इंटरफेस के अंदर हमने क्या क्या देखा था कि किस तरीके से जो सेल होती है वो G1 फेज़ में आती है, किस तरीके से वो S फेज़ में आती है और किस तरीके से G2 फेज़ में, और कौन कौन से चेक पॉइंट्स होते हैं, और जो सेल होती है उसमें उसका जो DNA होता है वो किस तरीके से डुप्लीकेशन करता है। तो उसके बाद सेल कहाँ जाती है, सेल आ जाती है M फेज़ के अंदर। तो M फेज़ हमने क्या बताया था, एक्चुअल में M फेज़ के अंदर ही क्या होता है, सेल का डिवीज़न होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल डिवीज़न। तो स्टूडेंट्स सेल जो होती है वो 3 तरीके से डिवीज़न करती है। तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो, तो फर्स्ट है आपका एमाइटोसिस, सेकंड है माइटोसिस एंड थर्ड है आपका मियोसिस। तो स्टूडेंट्स आज हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो सेल होती है वो डिवाइड करती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एमाइटोसिस से। तो जो एमाइटोसिस होती हैं वो भी 2 फेजेस में डिवाइड करती हैं। कौन कौन सी, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो जो कैरियोकाइनेसिस होता है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है, और जो साइटोकाइनेसिस होता है उसमें साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है, जो एक्चुअल में डिवीज़न होता है सेल का। तो स्टूडेंट्स एमाइटोसिस में एक्चुअल में होता क्या है, होता ये है जो एमाइटोसिस में न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है वो बिना स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन के हो जाता है। जबकि हमने ये पढ़ा था कि सेल के अंदर न्यूक्लियस का जब डिवीज़न होता है तो उसमें क्या होता है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन होने के बाद क्या होता है, वो क्रोमोसोम से जाकर अटैच्ड हो जाते हैं और फिर उसके बाद हमें 2 डॉटर सेल्स मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है एमाइटोसिस में, यहाँ पर बिना स्पिंडल फाइबर के न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन होती है वो भी डिसॉल्व नहीं हो रही है, और जो हमारे स्पिंडल फाइबर है उनका भी फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो जो न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, वो एक कंस्ट्रक्शन बना लेता है, और उस कंस्ट्रक्शन बनाने के बाद क्या होता है, न्यूक्लियस जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें माइटोसिस के अंदर जो न्यूक्लियस का डिवीज़न हो रहा है वो बहुत फास्ट तरीके से होता है। तो इसीलिए सेल के अंदर की सबसे फास्ट जो मानी जाती है स्टेज न्यूक्लियस के डिवीज़न की, वो कौन सी मानी जाती है, एमाइटोसिस की। ठीक है, तो जो एमाइटोसिस होता है ये होता कहाँ पर है, तो जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, जो ईस्ट होते हैं, उनके अंदर जो सेल का डिवीज़न होता है वो किस तरीके से होता है, एमाइटोसिस के थ्रू होता है। तो क्योंकि ये बहुत फास्ट तरीके से न्यूक्लियस का डिवीज़न करते हैं तो इसीलिए उनके अंदर कौन सी डिवीज़न देखने को मिलती है, एमाइटोसिस। ओके, तो स्टूडेंट्स इसके अलावा अगर हम बात करें मैमल्स की, तो मैमल्स के अंदर जो कार्टिलेज बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, वो भी एमाइटोटिकली ही डिवाइड कर कर बनते हैं। और अगर हम बात करें जो डीजनरेटेड सेल्स होती हैं वो किस तरीके से डिवाइड करती है, तो वो भी एमाइटोटिकली ही डिवाइड करती हैं और अपने जो नंबर्स होते हैं उनको फास्टली बढ़ाती है। तो अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेज की, कौन सी, माइटोसिस। तो स्टूडेंट्स माइटोसिस को हम सोमैटिक सेल डिवीज़न या फिर इक्वेशनल सेल डिवीज़न भी बोलते हैं। और जो ये टर्म दी थी वो किसने दी थी, फ्लेमिंग ने दी थी। फ्लेमिंग ने ही बताया था कि यूकैरियोटिक सेल्स यानी कि जो एनिमल सेल होती है उनके अंदर किस तरीके से और कौन सी सेल डिवाइड करती है, माइटोसिस। तो स्टूडेंट्स जो माइटोसिस होता है वो किसी भी सेल डिवीज़न का एक मोस्ट कॉमन मेथड होता है, और मोस्टली हमें जो डिवीज़न देखने को मिलती है तो वो माइटोसिस ही मिलती है। तो अगर हम बात करें माइटोसिस की, तो ये माइटोसिस होता कहाँ है, तो ये सोमैटिक सेल्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। और सोमैटिक सेल्स क्या होती हैं, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी सेल होती हैं वो एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सेल क्या कहलाती हैं, सोमैटिक सेल कहलाती हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें माइटोसिस की ड्यूरेशन की, तो जो माइटोसिस की ड्यूरेशन होती है वो 30 मिनट से 3 आवर्स तक की हो सकती है। ओके, और अगर अब हम बात करें माइटोसिस की डिवीज़न की, तो ये 2 स्टेप में डिवाइड करता है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। जो कैरियोकाइनेसिस होता है वो ब्रदर 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो स्टूडेंट्स टीलोफेज के बाद हमें एक ही सेल के अंदर 2
न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस, यानी कि साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस में जो साइटोप्लाज्म होता है उसका इक्वल डिवीज़न होता है, और इक्वल डिवीज़न होने के बाद हमें क्या मिलते हैं, 2 डॉटर सेल हमें देखने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोफेज से। प्रोफेज जो होती है वो 2 फेजेज़ में कंप्लीट होती है, एक अर्ली प्रोफेज और एक लेट प्रोफेज। तो अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल के सेंटर में। और सेल के सेंटर में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमेटिन फाइबर प्रेजेंट होते हैं। और ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं ये कंडेंस होकर क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं। और जब क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पर होता है, प्रोफेज के अंदर, प्रोफेज के भी अर्ली प्रोफेज के अंदर। तो स्टूडेंट्स अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो दिखने शुरू हो जाते हैं, और जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है वो डिसअपेयर होना शुरू हो जाता है। ये कुछ चेंजेस होते हैं कौन सी स्टेज के अंदर, प्रोफेज में, अर्ली प्रोफेज के अंदर। और जो सेंट्रियोल होता है वो अपोजिट साइड में मूव करना शुरू कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये होता है सेल के अंदर चेंजेस प्रोफेज के अर्ली प्रोफेज के अंदर। अब हम बात करते हैं प्रोफेज की सेकंड फेज, लेट प्रोफेज। लेट प्रोफेज में क्या होता है, तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है कि अब हमें सेल के अंदर न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों, क्योंकि जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन है वो डिज़ोल्व हो गई है, और डिज़ोल्व होने के बाद जो साइटोप्लाज्म के अंदर सारा का सारा हमारा जो न्यूक्लियस का कंटेंट्स था वो प्रेजेंट है। इसका मतलब ये है कि अब न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं। तो स्टूडेंट्स लेट प्रोफेज के अंदर ही स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है, और फॉर्मेशन होने के बाद ये जो फाइबर्स होते हैं ये क्रोमोसोम्स से जाकर अटैच्ड हो जाते हैं। ये आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा। फिर उसके बाद क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर फैले रहते हैं, इनकी ये कोशिश होती है कि अब ये जब स्पिंडल फाइबर से अटैच हो गए हैं तो ये क्या करें, सेंटर में आ जाएं। तो स्टूडेंट्स अर्ली और लेट प्रोफेज के अंदर हमें देखने को क्या मिलता है, चलो डायग्राम में देखते हैं। अर्ली प्रोफेज में आपको दिखाई दे रहा होगा जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो हमें दिखने शुरू हो जाते हैं, जो क्रोमेटिन फाइबर्स के बने होते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, लेट प्रोफेज के अंदर जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो डिज़ोल्व हो जाती है, और जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो अटैच्ड हो जाते हैं, ठीक है, और साइटोप्लाज्म के अंदर स्प्रेड हो जाते हैं। और जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर एनवेलप भी बोलते हैं, वो भी लेट प्रोफेज के अंदर डिसअपेयर हो जाती है। ओके, अब हम बात करते हैं मेटाफेज की। मेटाफेज में क्या होता है, तो स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो फुली और प्रॉपरली क्या हो जाते हैं, फॉर्म्ड हो जाते हैं। और जब ये फॉर्म्ड हो जाते हैं तो फिर उसके बाद ये क्रोमोसोम्स से जाकर अटैच्ड हो जाते हैं, और क्रोमोसोम्स से जाकर जब अटैच्ड होते हैं तो कहाँ पर अटैच्ड होते हैं, काइनेटोकोर में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, जो ये स्पिंडल फाइबर होते हैं ये कोशिश करते हैं कि इनको क्रोमोसोम्स को एक सेंटर प्लेट पर लाया जाए, और उस प्लेट को हम क्या बोलते हैं, मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं। और अगर हम उस प्लेन की बात करें तो उस प्लेन को हम क्या बोलते हैं, इक्विटोरियल प्लेन बोलते हैं, जिसमें मेटाफेज के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेंटर में आ जाते हैं, और सेंटर में आने के बाद हम उस प्लेन को क्या बोलते हैं, इक्विटोरियल प्लेन या फिर मेटाफेज प्लेट भी बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स इसको हम डायग्राम से भी समझ सकते हैं, डायग्राम में भी आपको बहुत अच्छे से क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से जो हमारे स्पिंडल फाइबर थे उन्होंने थोड़ा सा एफर्ट लगाया, और जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो सेंटर में आ गए, ठीक है। और उस सेंटर जो क्रोमोसोम्स हैं वो जब सेंटर में आ जाते तो क्या होता है, उस प्लेन को हमने क्या बोला, मेटाफेज प्लेट या फिर इक्विटोरियल प्लेन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, जो ये क्रोमोसोम्स होते हैं ये अपने अपने पोल पर चले जाते हैं। इसके बाद एनाफेज स्टार्ट होती है, और एनाफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेंट्रोमियर से अटैच्ड रहते हैं, और इनके अंदर सेपरेशन स्टार्ट होता है। तो जब सेपरेशन होता है तो क्या होता है, जो ये क्रोमोसोम्स होते हैं, कुछ क्रोमोसोम्स एक पोल पर चले जाते हैं और कुछ क्रोमोसोम्स दूसरे पोल पर चले जाते हैं। तो हम इसको क्या बोलते हैं, सेग्रीग्रेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। ये कहाँ पर होता है, एनाफेज के अंदर होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब स्टार्ट होती है टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स के सेट बने थे और सेट बनने के बाद
कुछ पहले पोल पर और कुछ दूसरे पोल पर गए थे, उनमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो डेवलप्ड होनी शुरू हो जाती है और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्रोमेटिन फाइबर में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो स्पिंडल फाइबर बने थे वो क्या हो जाते हैं, डिज़ोल्व होने शुरू हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, जितना भी मटेरियल हमारा प्रोफेज के अंदर डिज़ोल्व हुआ था वो वापस से बनना शुरू हो जाता है और बनने के बाद हमें क्या मिल जाती है, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस मिल जाते हैं। फिर इसके बाद स्टार्ट होता है आपका साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है वो इक्वल अमाउंट में बट जाता है और बटने के बाद जो हमारी सेल होती है वो क्लीवेज करती है और क्लीवेज करने के बाद क्या बनता है, क्लीवेज में एक फ्लो बना लेती है। फ्लो बनाने के बाद हमें क्या मिल जाती है, एक न्यूक्लियस से हमें 2 डॉटर सेल्स मिल जाती है। तो स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक था सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न में हमने देखा कि किस तरीके से माइटोसिस के थ्रू सेल का जो है डिवीज़न होता है। फिर उसके बाद हमारी जो माइटोसिस है, माइटोसिस के ज़रिए हमें किस तरीके से एक सेल से 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स मिल जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे मियोसिस को। ठीक है, आज का जो आपका टॉपिक था, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कुछ भी डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।